हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर आपका 3 बजे मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके लेखपाल का मॉडल पेपर है और डेली ये फिक्स टाइम आपका है। और काफ़ी हमने मॉडल पेपर हमने सॉल्व भी करा दिया है। साथ में आपको ग्रामीण परिवेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि वीडियो भी आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। जो लोग पहली बार जुड़े हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सपोर्ट भी करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी? सभी लोग रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुरुदेव शब्द में समास बताना है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल इजी है, लगभग काफी लोगों ने जवाब दे दिया है बहुत पहले ही। देख सकते हैं इसका जवाब लगभग आ रहा है डी नंबर। यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। गुरुदेव मतलब क्या हो जाएगा, इसे अगर हम लोग यहाँ पर विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या? देव के समान गुरु। क्या हो जाएगा? देव के समान गुरु। हमने आपको बताया था कुछ यहाँ पर कर्मधारय समास की पहचान होते हैं, जैसे के समान हो गया, जैसे अभी हमने तोड़ा था कि गुरु के समान, है ना। उसी प्रकार हमने बताया के समान अगर शब्द आपको मिलता है हमेशा कर्मधारय समास में होगा। रूपी अगर मिलता है, रूपी, है ना, तो यहाँ पर जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पर रूपी शब्द मिलता है तो भी कर्मधारय समास में होगा। ठीक है ना। और अगर महाशब्द आपका आता है, जैसे महापुरुष हो गया या महात्मा हो गया, तो महाशब्द लगना ये भी आपका कर्मधारय समास में होती है, तो ये पहचान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया, अध का विलोम शब्द क्या है? अध मतलब आधा, और इसका अगर हम लोग यहाँ पर विलोम बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, जो कि जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो, का, की, के, ये क्या होते हैं? आपके संबंध को दर्शाते हैं। वैसे भी राम की गाय है तो संबंध आपको दे ही रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, संबंध आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? चलिए भाई जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखो, विनायक भी होता है, एक दंत भी होता है, लंबोदर भी होता है, लेकिन धनत नहीं होता। याद रखिए कि धनत गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि धनत किसका पर्यायवाची होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि धनत पर्यायवाची होता किसका है। तो देखिए, कुबेर का होता है ना, कुबेर का होता है, धन के देवता कुबेर। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का निर्माण करता है? देखो, पीछे चलने वाला, यहाँ पर ये नहीं दिया गया पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, और उसी के अनुसार ये भी है पीछे चलने वाला, और पीछे चलने वाले को हम लोग बोलते क्या है? अनुगत बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, अलौकिक का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा, अलौकिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? चलिए देखिए, अलौकिक ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी वाला देखिए अलौकिक हो जाएगा, अर्थात जो बड़ा की मात्रा है वो आपका छोटा की मात्रा कर देना है, तो अलौकिक इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क का विलोम शब्द क्या है? शुष्क का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? तो देखिए भाई, शुष्क का विलोम इनमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्ध हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामसिक विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा? रथ वाला, रथ चलने वाला रथ, या रथ को चलाने वाला? तो देखो, रथ चालक उसे कहते हैं, कौन सा? यहाँ पर सी नंबर है, रथ को चलाने वाला। ऑप्शन में आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अनल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? चलिए 9 को ऑप्शन दीजिएगा, अनल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? अनल का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, यहाँ पर नलकूप दिया है, अनिल तो हो नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पर जो अग्नि है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अग्नि होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चलिए, यहाँ पर दिया है उज्ज्वल्यमान, फिर दिया गया उज्जवल्यमान, है ना, जाज्वल्यमान और आपका जाजल्यमान। अब आप ही बताइए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या हो सकता है सही आंसर? चलिए, अच्छा ए नंबर नहीं, थोड़ा सा बी नंबर भी फोकस करिएगा। चलिए फोकस करिए, यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा जाजल्यमान। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है, अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। देखो, अब्ज का मतलब आपका होता है शंख, ठीक है। अब्ज का मतलब यहाँ पर होता है चंद्रमा। अब्ज का मतलब कपूर होता है, लेकिन मेघ नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बने आपका सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द आपके उनको जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके
आपके कह सकते हैं पूछे जाएंगे और इनमें गलती होने के चांस भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सीता सो रही थी। चलिए बताइएगा, सीता सो रही थी वाक्य में बताइए कैसा काल है? सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध है? कह रहे सो रही थी। अब ये आपको नहीं पता है कि सीता जग गई होगी या अभी भी सो रही होगी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो इसे बनेंगे हम लोग यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाता है, मतलब ऐसी क्रिया जिसका ठीक समय में पता ना चले। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन इनमें से दर्शाता है? देखो बहु का बहुएं होता है, अब आप ही बताइए बहुएं होगा कौन? ये तो आपका होगा नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन है, या तो आप लोग ए नंबर लगा सकते हैं या तो आप लोग सी लगा सकते हैं। अब आप ही बताइए इनमें दोनों में से कौन सा सही आंसर आपका दिया जाएगा? मतलब चांद की बिंदी होती है या अंक की बिंदी होती है, क्या होती है? देखिए भाई यहाँ पर आंसर बनेगा ये नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाए। बहुएं इस प्रकार से लिखेंगे, सी वाला मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। देखो जितने लोग जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया गया है। डेली यहाँ पर क्लास चलती है और डेली आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी यहाँ पर लाइक करते हैं और आप लोग भी अगर शेयर सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता रहता है कि हम आप लोगों की क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट देते हैं, हमारा साथ देते रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ज्ञानवत तो हो नहीं, यहाँ पर ज्ञानवान इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य को पहचानना है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर में कह रहे मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है मेरी पांच बहनें और एक भाई है। देखो ये तो आपका यूज नहीं होगा, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, यहाँ पर हैं दिया गया है। चलिए और देखिए थोड़ा सा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका सी वाला देखिए, कह रहा है मेरा एक भाई और 5 बहनें, ये बिल्कुल आपका राइट लग रहा है। ठीक है, मेरा एक भाई, मेरा और इसके बाद भाई, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो मेरा भी पुल्लिंग हो गया, बहनें और इसके बाद ये थी, इसका मतलब आपका आंसर ये वाला आपका बिल्कुल सटीक जा रहा है, सी नंबर। अगला है नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना मतलब होता है माफी मांगना, क्या होता है? माफी मांगना, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है गद्यांश के बारे में दिया गया है और गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर कर्मों के बारे में आपको दिया गया है, कर्म भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे दिया गया है कि साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि इसके भेद किए हैं, जिसमें सबसे प्रधान आपका युद्ध वीरता आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसी के बारे में दिया गया है जिसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिया गया सबसे प्राचीन वीरता आपकी कौन सी है, तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे प्राचीन वीरता है आपकी युद्ध वीरता है। ठीक है ना, तो चलिए अगला है उत्कंठा पूर्वक आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो देखिए 8 का 18 का ऑप्शन ये नंबर हो जाए, उत्साह के अंतर्गत आपका होता है। अगला है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित होती है? तो देखिए युद्ध वीरता के लिए होता है साहस चाहिए, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि बड़ा नॉर्मल आपका यहाँ पर गद्यांश था, जिसको यहाँ पर बिना पढ़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं? चलिए खाने की इच्छा, जब खाने की इच्छा हो उसे कहते क्या हैं? तो नोट कर लीजिएगा, खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा बोलते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मनोरथ का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा? चलिए साथियों जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। जितने भी साथी यहाँ पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही में हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक है जो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ग्रामीण परिवेश की भी पीडीएफ है, लेखपाल की जो कह सकते हैं यूपी जी के है, और भी आपको प्रकार की पीडीएफ वहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट में आपको उपलब्ध कराई गई हैं। साथ में उसमें डेमो पीडीएफ है और कुछ और भी पीडीएफ आपकी यहाँ पर डाली गई जिनके माध्यम से कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे ऐप को देव जी के ट्रिक को जरूर आप लोग डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ पर दिया गया किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया था, मनोरथ में क्या बनेगा? 21 नंबर में मनाह, देखो हमने बताया था मनाह धनरथ, इसका आंसर हो जाएगा, बनेगा ये नंबर आपका विषय संदेह। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर यह काम किया गया, मतलब ऐसे होता है ना, तो पुण्यतिथि बोला जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है, अर्थात आपको बताना है सही युग्म इनमें से कौन सा है, तद्भव और तत्सम। कान का कर्ण होता है ना कि कागर्ण होता है, अर्थात ये गलत हो गया। ओठ का ओष्ठ होता है, होस्ट नहीं होता, ये भी गलत हो गया। आंख का अच्छ होता है, अच्छ नहीं होता है। नाक का नासिका, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उड्डयन का संधिविच्छेद इनमें से क्या है? चलिए उड्डयन का संधिविच्छेद इनमें से क्या होगा? 24 नंबर में। चलिए क्या बनेगा? उड्डयन का हो जाएगा क्या? उत्धनडयन। क्या बनेगा? उत्धनडयन। और उत्धनडयन कहाँ पर है? यहाँ पर ये नंबर आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है? पीपल शब्द का तत्सम क्या है? चलिए, पीपल का तत्सम क्या होता है? यहाँ पर पैपल नहीं होता है, पिप्पल होता है, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, पीपल शब्द का तत्सम होता है पिप्पल होता है, जो कि ऑप्शन ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं 51 नंबर में, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 1942। क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? आप सभी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। कि बोलते हैं ना कि कभी कभी खाना ज़्यादा ओवर हो जाता है, वैसे ही क्वेश्चन भी आपका ओवर हो जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ो वैसे आपको लगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल बाहर आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अर्थात जो आपके ट्विटर ने है, ये गूगल के पूर्व इसका नाम ले लो ना तो ओपन हो जाता है। चलिए चलिए, हाल ही में अच्छा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, दोबारा फिर से निकल आएगा, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, एक बार पढ़ दिए दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पैट्रिक पिचेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैट्रिक पिचेट हो जाएगा। ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है MRI का पूरा रूप बताइएगा। चलिए, ये जो बाबा जी है ना बहुत जल्दी आ जाते हैं, सुन लेते हैं बहुत जल्दी। चलिए, कह रहा आपसे MRI का पूरा रूप बताइए, क्या हो जाएगा 53 नंबर में? तो यहाँ पर होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? बी नंबर आपका हो जाएगा। 53 का जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ये देखो, बात की जा रही है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की, है ना। और इसे अगर हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर एक आर्टिकल नंबर आपने पढ़ा होगा 317। क्या आर्टिकल 317 पढ़ा होगा? और ये 317 के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। और हटाया किस प्रकार से जा सकता है? कदाचार के आधार पर। किसके आधार पर? कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, अर्थात अयोग्यता न होने पर इन्हें हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था? दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ? यहाँ पर 55 का जवाब दीजिएगा। और 55 की अगर हम बात करते हैं तो चलिए 55 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, हुमायूं। किसके शासनकाल में? तो आपके हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, जो कि आपके 1533 से लेके 1538 तक के, कब से? 1538 तक के समय के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम क्या है? तो असीम नाम है ना। किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर आपका असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। 56 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। जो कर्मचारी हैं, जो इस पोर्टल के द्वारा जो आपके कुशल कर्मचारी हैं, उनकी उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए, उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्नलिखित में से क्या रही है? चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्नलिखित में से क्या रही है? यहाँ पर 57 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जैव विविधता। क्या रही है? जैव विविधता रही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ये बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको याद होगा कि 5 जून को मनाते हैं। कब? 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 की थीम रही है जैव विविधता रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 58 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? तो 58 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये है छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में है। नोट करिएगा, छोटा नागपुर के पठार में।
यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कोकाकारी कोयला क्षेत्र भी पड़ता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, काफी ऐसी चीज आपके प्राप्त होते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। यहाँ पर 59 का जवाब दीजिएगा, प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या ताप का। 59 का ऑप्शन क्या बनेगा? 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी, धारा का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं, तो धारा का करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का मीटर है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं क्या होता है? अमीटर होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार क्या हो गया? एक अमीटर हो गया, और अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, उसका मापन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान, गर्म शुष्क मौसम के दौरान, है ना, तो यहाँ पर देखिए गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? मतलब जब भारत में गर्म शुष्क मौसम रहता है तो आपके भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब जो रहता है वो कहाँ पर रहता है, कौन से एरिया में रहता है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब बनेगा 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, ये पश्चिमोत्तर भाग में रहता है। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर भाग में रहता है। जैसे कि आपका राजस्थान का एरिया हो गया ना, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो गया, ऐसे एरिया को बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे पश्चिमोत्तर भाग बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइएगा। जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता वो भी किसके क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में। इनका नाम क्या है? यहाँ पर जवाब आ रहा है सीवी रमन आ रहा है 61 नंबर में, और यहाँ पर प्रथम भारतीय भी पूछा गया है, तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सीवी रमन को दिया गया था 1930 में दिया गया था, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? 62 का ऑप्शन इनमें से राइट बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जो लोकसभा है, क्या लोकसभा है, तो लोकसभा में क्या है, जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है आर्टिकल 330 में। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। आपको याद होगा हमने पीईटी एग्जाम में रोलिंग प्लान आपको बताया था, रोलिंग प्लान, है ना। यहाँ पर बताइए रोलिंग प्लान, ये जो आपका अवधारणा लागू की गई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? 63 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? चलिए 63 का ऑप्शन आपका जवाब बनेगा सी नंबर, ये जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपकी जनता सरकार के द्वारा की गई थी। आपको याद होना चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात करीब 1978 में, कब? 1978 से 1983 के मध्य जनता पार्टी सरकार द्वारा रोलिंग प्लान चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? भील क्या है? एक जनजाति है, और भील जनजाति जो पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है? जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? अपने टैलेंट को देखिए, दूसरे के टैलेंट को देखेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना। कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा श्राप दे दे, इसलिए अपना टैलेंट देखिए, दूसरे के टैलेंट के लिए कॉपी पेस्ट मत करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए 64 नंबर में, 64 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर एक खाद्य है, कौन सा है? एफ्लाटॉक्सिन, है ना। इसके द्वारा मानव में एक रोग भी उत्पन्न हो जाता है, इससे प्रभावित अंग जो होता है वो कौन सा होता है? तो आपका यकृत प्रभावित हो जाता है। क्या? यकृत प्रभावित हो जाता है। ये किस प्रकार से फैलता है? जब कच्चे भोजन को, क्या? जब कच्चे भोजन को आप लोग खाते हैं, ठीक है, और कच्चे भोजन को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में और अंटार्कटिका में। यहाँ पर जवाब देखते हैं कितने शेरनी इस प्रश्न का जवाब गलत देने वाले हैं। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब गलत दे दिए हैं। यहाँ पर सब लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर गलत दे रहे हैं। यहाँ पर कौन?
उत्तराखंड वाले। यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण गंगोत्री, ये नहीं पूछा गया है गंगोत्री, सिर्फ पूछा गया है गंगोत्री नहीं पूछा गया है, दक्षिण गंगोत्री ये एक शोध संस्थान है। क्या है? ये एक शोध संस्थान है, शोध संस्थान है। यहाँ पर शोध संस्थान जो कि आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है ना, उत्तराखंड मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर गंगोत्री नहीं पूछा है। दक्षिण गंगोत्री एक शोध संस्थान है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो आपके अभिलेख हैं इनको पढ़ने वाले कौन से थे? जेम्स प्रिंसेस थे। यहाँ पर बताइए क्या जवाब हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मिड डे मील का जो कार्यक्रम है यह प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 68 का ऑप्शन से हो जाएगा 1995 से। कब? 1995 से मिड डे मील का काम शुरू हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिड डे मील जानते हैं ना, मध्य भोजन जो योजना थी, मध्य भोजन योजना, ये 15 अगस्त, कब से? 15 अगस्त से स्टार्टिंग हुई थी, 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन के द्वारा हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइएगा। जो हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं जो प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर 69 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। क्या है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बहुत ही काम का भी होता है। यहाँ पर आपको पता है कि इसे प्यार वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर होता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ये तो क्वेश्चन इतना ज्यादा आपने पढ़ा है कि आपको हजम नहीं होना चाहिए। पीटी एग्जाम में इतनी बार ज्यादा बार पढ़ा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आपको हजम नहीं होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी इतना ज्यादा भरे हैं पेट में कि बस निकलने की देरी होती है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? पानी की वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? बेहतरीन क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन आ रहा है ए भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर पानी की वाष्प जिसे हम बोलते हैं ना, जो वाष्प होती है सर्वाधिक आपकी होती है। जैसे क्या होता है आपकी ज्वालामुखी, क्या होता है? ज्वालामुखी, उसमें जो आपकी वाष्प निकलती है वो सबसे खतरनाक होती है। तो याद रखिए इसमें पानी की वाष्प सर्वाधिक आपकी होती है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, हाँ क्वेश्चन दिया है कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? कार्बेट नेशनल पार्क इसको किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? 73 नंबर में। 73 का ऑप्शन ये हो जाएगा बाघ के लिए स्थापित किया गया था, जो कि आपके उत्तराखंड में है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 73 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, सर्वप्रथम आपके बाघ के लिए किया गया था, टाइगर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? सुब्रमण्यम भारती ये क्या थे? यहाँ पर 74 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, ये कवि रहे हैं। क्या रहे हैं? ये कवि रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये कह सकते हैं तमिलनाडु के समाज सुधारक थे। करते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? पहले ये मोदी जी के निजी सचिव थे, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सलाहकार नियुक्त किया गया है वाशिंगटन के विश्व बैंक में, है ना। यहाँ पर आपका 75 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा ए, ये थे राजीव टोपनो। कौन थे? राजीव टोपनो थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण समाज विकास योजना जानकारी। कह रहा है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवोल्यूशन की जो संबंधित है, ये संबंधित किससे है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
तो चलिए यहाँ पर 76 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ लोग ए भी जवाब दे रहे हैं। याद रखिए, रजत को सुनकर चमक में आ गया कि सफेद होता है, सफेद अंडा भी होता है। यहाँ पर देखिए, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, ऑप्शन डी लगाइएगा, कपास से मत लगाइएगा, ठीक है ना। याद रहेगा, सफेद सोना को कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, ये आपकी कपास को कहते हैं, है ना। हरा सोना बांस को कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा था रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि परिक्षेत्रीय मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर 77 का ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है ट्रांसपोर्टेड मृदा। क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड मृदा होती है। या हम लोग इसे ये कह सकते हैं, या इसे हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि इसे बोलते हैं दूसरे स्थान के क्षेत्र में आई हुई मिट्टी, या कह सकते हैं कि बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी। क्या? बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है? सी नंबर। जैसा क्या होता है, बाढ़ होती है। क्या? बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो दूसरी जगह की मिट्टी दूसरी जगह आ जाती है ना। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा बोलते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पटवारी पद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। पटवारी पद का प्रारंभ जो सर्वप्रथम किस शासक ने किया, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। शेरशाह सूरी दे रहे हैं, तो चलिए 78 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं जो पहले शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अच्छा कार्य किया, इसके बाद और अच्छा सुधार किया किसने? तो आपके अकबर ने और कुछ अच्छा सुधार इनमें से कर दिया है ना। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने आपको बताया है कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में आपके जो पटवारी है, पटवारी का नाम बदल दिया गया है। पटवारी का नाम बदल दिया गया है, अब लेखपाल कर दिया गया है। ये कौन से उस समय आपके थे प्रधानमंत्री? तो चौधरी चरण सिंह के समय में कौन थे? चौधरी चरण सिंह। याद रखिए, नोट करिएगा, चौधरी चरण सिंह को आप लोग जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया है आपकी यूपी में। याद रखिएगा, है ना, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। अब आपसे पूछा है तहसील स्तर पर, और तहसील स्तर पर होता है तहसीलदार। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, तहसीलदार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जिले में तहसील दिवस आयोजन कब होता है। जिले में तहसील दिवस का जो आयोजन होता है ये कब होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 80 की अगर हम बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को, माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जिले में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी जो आपकी है वो कितनी रही है। 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी पूछा गया है। 81 का ऑप्शन ये हो जाएगा 83.3 करोड़। कितना? 83.3 करोड़। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो यहाँ पर देखिए 82 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 44%, ठीक है। कितना? 44% है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अब तो भैया किसी के पास तो भैया टीवी सेट क्या है नहीं खरीदते, मोबाइल खरीद लेते हैं, डीवीडी खरीद लेते हैं, वो क्या बोलते हैं एलसीडी क्या वगैरह वगैरह होता है ना, एलसीडी वगैरह, है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी अपडेट में होते हैं, तो ये अपडेट का रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। चलिए, जैसे जैसे डिजिटल का जमाना आता रहेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जनसंख्या कम होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए हुआ। हरित क्रांति के जो वरदान है अर्थात विशेष कर देखा जाए कौन सी फसल के लिए है। गेहूं के लिए विशेष करते थी। इसके बाद सेकंड स्थान था किसका? तो आपके चावल का था। तो यहाँ पर गेहूं और चावल ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति सप्ताह में किन 2 दिनों में पूर्व लॉकडाउन करने की घोषणा की। तो भाई ये क्वेश्चन अगर आपका बच्चा यहाँ पर अगर 6 महीना का हुआ है वो भी बता देगा कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहता है, घर से बाहर ना निकले। यहाँ पर 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, शनिवार और रविवार। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है।
तो भैया आपको पता होगा कि पहला स्थान यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, है ना। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिले का जो जवाब देने वाले हैं, कितने लोग जवाब देंगे यहाँ पर आपका सही जवाब? चलिए, जवाब आ रहा है प्रयागराज, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण वाले जो आपके हैं वो आपके प्रयागराज वाले अर्थात इलाहाबाद वाले जो आपके हैं सर्वाधिक ग्रामीण वाले हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो शहर में रह रहे हैं वो भी गांव वाले हैं, मतलब एरिया कुछ इतना ज़्यादा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो आपको मिलता है एरिया में वो आपके इलाहाबाद में ज़्यादा मिलता है। इलाहाबाद क्योंकि छोटा तो है नहीं है, जिला बहुत बड़ा है, तो उसमें से आपके लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति आपकी आई, मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर 87 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो कृषि उत्पादन में क्या? वृद्धि करना। कृषि उत्पादन में क्या? वृद्धि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, सही जवाब देना है, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, आपकी बेतवा नदी पर है। क्या है? बेतवा नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि जो आपकी है वो न्यूनतम है? कौन सी अवधि है, किसकी अवधि है न्यूनतम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो आपका जवाब 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जो आपकी मूंग की फसल है, ये मूंग की फसल है, ये बहुत ही कह सकते हैं क्या, बहुत ही कम समय में, एक माह में, एक ऐसी भी कानपुर के जो कानपुर में दलहन अनुसंधान है उसने मात्र 30 दिन में यहाँ पर एक कह सकते हैं कि दलहन की फसल जो कि आपकी मूंग की कृषि है 30 दिन में मतलब कह सकते हैं तैयार हो सकती है, इतनी कम समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या मसाला? 90 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है UPSRLM का उद्देश्य क्या है? 91 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 91 का जवाब क्या हो जाएगा? UPSRLM इसका उद्देश्य है कि जमीन स्तर पर जो निर्धन है उनके सशक्त एवं स्थायी संरचना बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभ प्रदान किया जाए, है ना। हुनरबंद मजदूरी उन्हें दिया जाए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर जो आपके 91 का ऑप्शन है ये आपका जवाब हो जाएगा। 91 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, गरीबी हटाने के लिए है। क्या? गरीबी हटाने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कब तक गरीबी को अत्यंत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? यही चीज जो आपका है इसी के अकॉर्डिंग कितना समय रखा गया है? तो ये है आपका 24 और 25, 2024 और 25 तक गरीबी बिल्कुल अत्यंत कम हो जाएगी, है ना। जबकि आपको पता है इकोनॉमी से पहले आपकी घटकर 5वें स्थान पर आ गई थी। वर्तमान में जो आपकी जीडीपी है वो घट के कह सकते हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है पहले 5वें नंबर में आ गई थी, अब अर्थव्यवस्था आपकी 6वें नंबर में फिर से पहुंच गई है करंट अफेयर में, है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने के कार्य का शुभारंभ किया है? तो चलिए 93 का ऑप्शन क्या जवाब राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 93 का ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ पर 25 करोड़ क्या हो जाएगा? 25 करोड़ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है किन जनपदों के दुग्ध संघों को ISO प्रमाण पत्र दिया जा चुका है? अर्थात यहाँ पर जो जनपद हैं उन जनपद में दुग्ध संघों को ISO प्रमाण दे दिया गया है, और ये कौन कौन से हैं? 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके मेरठ और नोएडा, अर्थात ऑप्शन आपका बनेगा ए और बी, दोनों को यहाँ पर ISO प्रमाणित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है? ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हरियाली एक नई योजना है, ये किसके लिए है? हरियाली जो आपकी है, हरियाली एक नई योजना किसके लिए है? यहाँ पर द्वितीय हरित क्रांति के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए। राइट आंसर आपका बनेगा सी, बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली नई योजना आपकी चालू की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। तो चलिए, मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है मोटरयान अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इनमें से कोई नहीं है। तो आपने देखा मोटरयान अधिनियम, 97 का ऑप्शन क्या बनेगा, 97 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। 98 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। 98 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, ये है पेंशन और बीमा। याद रखिए, जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है ये पेंशन तथा बीमा लाभ करवाती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है स्वरोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं। स्वरोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं। स्वरोजगार, इसमें 7 लाख रुपए तक, कितने 7 लाख रुपए तक की लागत की योजनाएं ये वित्त पोषित की जाती हैं, जो कि स्वरोजगार योजना के तहत आपकी हैं 7 लाख। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जमींदारी प्रथा का आरंभ कब किया गया था। अब यहाँ पर पूछा गया है, आरंभ पूछा गया है कि जमींदारी प्रथा है इसका आरंभ कब किया गया था। 100 का जवाब दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर 1793। कब 1793 में किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखिए, कॉर्नवालिस ने किया था, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने किया था, जो आपको याद होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धन्यवाद।